ध्यान से सुनो। कल हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी ना, हिंदी में आप बता दो, जो प्रश्न हम आपको बताए थे उसको बताइए, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम वही पूछ ले रहे हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है अगर पूछ ले? राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को ना। अब हिंदी में आप लोगों ने पढ़ा था व्याकरण। व्याकरण के ज्ञाता को क्या कहा जाता है? वैयाकरण। व्याकरण के ज्ञाता को वैयाकरण कहा जाता है। ठीक, व्याकरण में आप लोगों ने ये भी देख लिया था कि व्याकरण में स्वर वर्ण वर्णों के भेद, वर्णमाला किसे कहेंगे? तो वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। और वर्णमाला को आपने बांटा था स्वरवर्ण और व्यंजन। स्वरवर्ण और व्यंजन। स्वर को कहेंगे जो बिना किसी सहारे से बोले जाए उन्हें स्वरवर्ण, और जो बिना किसी के सहारे से बोले जाए उन्हें व्यंजन वर्ण। अब स्वर वर्णों के भेद किया था आपने, ह्रस्व स्वर और क्या? ह्रस्व स्वर और ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। जिसमें एक मात्रा का समय लगे उसे ह्रस्व स्वर, जिसमें दो मात्राओं का समय लगे उसे दीर्घ स्वर, और जिसमें दो से अधिक मात्राओं का समय लगे प्लुत स्वर ना। उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा था, देखो, उत्पत्ति के आधार पे स्वर वर्णों के भेद ना। तो आपने इसको दो भाग में बांटा था, एक को कहा था मूल स्वर और एक को कहा था संधि स्वर। मूल स्वर में अ, ई, उ और री था। अ, ई, उ और री, अयूर। और उसके बाद संधि स्वर में दो भेद आपने किया था ना, मूल दीर्घ स्वर संधि और संयुक्त दीर्घ स्वर संधि। मूल में जो मूल स्वर से बना है, यानी जो मूल वाले से बना है उसी को मूल कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, री से अ मिलके आ, ई मिलके बड़ी ई, उ मिलके बड़ा उ ना, और री मिलके कुछ नहीं। उसके बाद इसको संयुक्त वाले को दो भाग में बांटा था, एक दीर्घ स्वर ना, मूल दीर्घ स्वर, और एक संयुक्त या मिश्रित दीर्घ स्वर। तो मूल वाले में अ मिला था, अ और ई मिला था। अ ना, मूल वाले में अ मिलके आ बनाया था, ई मिलके बड़ी ई बनाया था, उ मिलके बड़ा उ, और री मिलके कुछ नहीं। और लेकिन संयुक्त वाले में आपने लिखा था अ और ई मिला था तो ए बना था, और अ और ए मिला था तो आ बना था, और फिर अ में उ मिला था तो ओ बना था, और अ में उ फिर ओ मिला था तो अ बना था। ठीक, इसके बाद आप लोगों को बताया था इसके लिंग ना, स्वर वर्णों के लिंग। तो स्वर वर्णों की कुल संख्या है 11, मात्राओं की संख्या है 10। मात्राओं की संख्या 10, जिनमें से आप लोगों ने ये पढ़ लिया कि माने अगर हम इसकी स्वर वर्णों की 11 संख्या को लिंग में बांटें, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में, तो स्त्रीलिंग 3 है, बाकी शेष पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग में ई और री, ई और री। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया। आज हम लोग पढ़ना है उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर वर्णों के भेद। अभी हम किसको पढ़ रहे हैं? केवल स्वर को पढ़ रहे हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर, स्वर वर्णों के भेद, स्वर वर्णों के भेद, स्वर वर्णों के भेद। अब देखो, आप एक चीज जानते होंगे कि एटीएम शब्द से आप केटीएम बना लेना। केटीएम 2, क्या? केटीएम 2। देखो, के टी एम, एटीएम नहीं बल्कि केटीएम। और क्या करो? 2, डी और फिर ओ, डी और क्या? ओ। ठीक, ओ। और यहाँ हम लोग अलग से अभी बना लेंगे, इसको घबराओ मत, हम जब बनाएंगे तब। अब यहाँ से देखिए, उच्चारण स्थान से जरूर प्रश्न आता है। अगर कंपटीशन में आए ना तो यहाँ से प्रश्न आता है। जैसे के का मतलब होता है कंठ, कंठ। टी का मतलब होता है तालु, क्या? तालु। डी का मतलब, यम का मतलब मूर्धा, क्या? मूर्धा। डी का मतलब दंत, डी का मतलब दंत। और ओ का मतलब ओष्ठ, क्या? ओष्ठ। ठीक, और इसको हम अभी बना रहे हैं, घबराओ मत। ओष्ठ, ओ का मतलब ओष्ठ। अब देखिए, जो कंठ से बोले जाने वाले वर्ण है ना, स्वर वर्ण, व्यंजन की बात नहीं कर रहे हैं, कंठ से जो स्वर बोले जाते हैं उनको,
तो कंठ से कौन सा स्वर बोला जाएगा? अ न, कंठ से बोला जाने वाला वर्ण क्या कहलाता है? पूछेगा प्रश्न, इनमें से कौन सा वर्ण कंठ से बोला जाता है? अ और आ, अ और आ, यानी अ और आ बोलो और यहाँ रखो, देखो अ आ, यहाँ अपने आप पता चलेगा, कंठ पे रखोगे तो खुद ही आपको पता चलेगा। तो अ और आ किससे बोले जाते हैं? कंठ से। तो प्रश्न कैसे पूछेगा सुनो, स्वर वर्ण का उच्चारण स्थान छ होता है, दंत से कुछ नहीं, दंत से कोई वर्ण नहीं बोला जाता, दंत से कोई वर्ण नहीं बोला जाता, तालु से बोला जाता है। तालु, तालु मतलब समझ रहे हैं, ऊपर जीभ जाके टकराए यहाँ तालु में ना, ना अभी हम स्वर की बात कर रहे हैं, बेवकूफ गधा, टट्ठा पहुंच गया, यही तो आप लोग गलती करके आए हो ना। अभी आप लोग केवल व्यंजन को पढ़े हो, कहाँ से बोला जाता है, स्वर पढ़े थे, स्वर में ही पूछेगा वो, जानता है आप लोग क्या रटे हो, कचट तप, क वर्ग च वर्ग त वर्ग प वर्ग त वर्ग, अब आराम से वहां से करोगे तो गड़बड़ होगा। कंठ तालु दंत, दंत मूर्धा और ओष्ठ, और स्वर से पूछ लिया तब क्या करोगे? और कहाँ से पूछेगा? स्वर से ही पूछेगा, कहेगा स्वर में तालु से कौन वर्ण बोला जाता है? तालु से ई और ई, ई और ई। आप बोलो और देखो, जब बोलोगे ना तो यहाँ जरूर जाके टच करेगा, ई, देखो बोलो ई, आप बोलोगे तब आएगा अपने मन, ई, जीभ कहाँ जा रही है? ऊपर, तो यही कहलाएगा क्या? तालु ना। और मूर्धा, मूर्धा से ऊ, ऊ, बिना ओठ के सुकोड़े आप बोलो, ऊ, ओठ को ऐसे मत करो और मत करो, फैलाओ मत, बोलो बिना ओठ के सुकोड़े बोलो, हाँ नहीं बोले आएगा, समझ गए? तो ये ऊ और ऊ, अच्छा ओ हाँ, मूर्धा ऋषि, हाँ ऋषि है ऊ ना। अब ओष्ठ में, हाँ ओष्ठ वाले में ऊ और बिना ओठ के सुकोड़े बोलो, आप ध्यान नहीं दिए, सॉरी। री, 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 देखो री मूर्धा, यहाँ जीभ निकलेगी जाके दांतों से टकराएगी, री, देखो री, जी बोलो री ना, देखो दांत के पास जाके टच होगी, टकराएगी खट से ना, बोलो ई, री, री, देखो कहाँ जा रहा है जीभ, बाहर जा रही है और जाके टकरा जा रही है ऊपर वाले दांत के वहां से, देखो री ना। और झंझनाहट आ रहा है, देखो री, झंझनाहट के साथ, तो ये क्या कहलाएगा? मूर्धा। क्या? मूर्धा। कंठ, तालु, दंत, ओष्ठ और मूर्धा। इसके बाद देखो हम लोगों ने संधि स्वर पढ़ा था, क्या? कंठ और तालु से मिलके कुछ बना है क्या? कंठ तालु, कंठ प्लस तालु, कंठ तालु, बताओ कंठ तालु में क्या बनाया था आपने? कुछ बनाया है? हाँ, अ और ई मिला था तो क्या बना था? ए बना था, याद करो, ए, और अ और ए मिल करके क्या बनाया था? अय, अ और अय मिलके अय, याद करो, संधि स्वर में पढ़ाए थे ना। आगे कंठ प्लस ओष्ठ, कंठ प्लस ओष्ठ, देखो ऊ, कंठ प्लस ओष्ठ, कंठोष्ठ ना, संधि में हम लोग पढ़ेंगे। और कंठ से क्या बोलते हो? अ, और ओष्ठ से ऊ, और अ और ऊ मिलके ओ, अ और ऊ मिलके ओ, और अ और ओ मिल करके आओ, अ और ओ मिल करके आओ। अब देखो हम कितने प्रकार के यहाँ से प्रश्न डिजाइन करेंगे, आप सुनते रहना, पूरा एक एक प्रश्न यहाँ से बन जाएगा। देखो ध्यान से सुनना, माने वर्ण, स्वर वर्णों का उच्चारण स्थान ना, स्वर वर्णों का उच्चारण स्थान के आधार पे स्वर वर्णों कितने स्थान से बोले जाते हैं? 6, 7 नहीं, क्योंकि दंत से कोई भी स्वर वर्ण तो कितना स्थान? 1, 2, 3, 4, 5, 6। पहला ही प्रश्न बनेगा कि माने कितने वर्ण ऐसे हैं उच्चारण स्थान के आधार पे वर्ण कितने स्थान से बोले जा सकते हैं? 6। कितने स्थान से? 6। अगला प्रश्न बनेगा, ऐसा कौन सा स्वर है जो कंठ से बोला जाता है? अ और आ, अ और आ। ऐसा कौन सा स्वर है जो तालु से बोला जाता है? ई और ई, ई और ई। ध्यान से सुनना, बहुत प्रश्न पूछता है। ई और ई,
ऐसा कौन सा स्वर है जो मूर्धा से बोला जाता है? री। कौन? री। दंत से बोले जाने वाले स्वर इनमें से कौन है? देगा विकल्प। दंत से बोला जाने वाला स्वर अ, आ, उ या री? कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक, उसमें दिया रहेगा विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो दंत से, अब इसका एक और बन गया, दंत से कोई स्वर बोला नहीं जाता। कंठ से बोले जाने वाले स्वरों की संख्या, तालु से बोले जाने वाले स्वरों की संख्या, देख रहे हो कितना प्रश्न बन रहा है? 2। मूर्धा से बोले जाने वाले स्वरों की संख्या, और दंत से बोले जाने वाले स्वर एक भी नहीं, और ओष्ठ से बोले जाने वाले स्वर उ और उ। उ और उ बिना ओठ को घुमाए बोलो, ओठ को मत मुड़ाओ इधर उधर, नहीं बोल पाओगे ना। आगे कंठ और तालु, अब इसीलिए संधि स्वर पढ़ाए थे। कंठ और तालु, ये देखो अ बोला जाता है कंठ से और ई बोला जाता है, तो दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? कंठ तालु। और क्या बनेगा? ए। पूछता है ए का निर्माण किससे हुआ है? अ और ई से। अ और ई से। ऐ का निर्माण किससे हुआ है? अ और ए से। अ और ए से। अब पूछेगा कंठ तालु से कितने स्वर बोले जाते हैं? 2। अब कंठ और ओष्ठ से कितने स्वर बोले जाते? कंठोष्ठ से 2। कौन कौन? ओ और औ। ओ का निर्माण कैसे हुआ है? अ और उ से। औ का निर्माण कैसे हुआ? अ और औ। समझ गए? कम से कम 20 प्रश्न बता दिए। 20 प्रश्न से कम नहीं होगा, लेकिन ये डिजाइन से कर पाओगे तब, और नहीं तो ना ये 20 रटना पड़ेगा। कैसे रटोगे? कंठ से बोले जाने वाले स्वरों की संख्या अ, आ ना, फिर रटते रहो। रटना नहीं है, बार बार कह रहे हैं, एकदम आराम समझ लो, एक बार क्लियर हो जाएगा। अब ये है स्वर वर्ण, और स्वर वर्ण कहाँ कहाँ से बोले जाते हैं, समझ गए? अगर पूछ ले स्वर वर्ण में कौन कौन ऐसे वर्ण हैं जो स्त्रीलिंग हैं? 3। कौन कौन? ई और री। ई और ई। समझ गए? उतार लो इसको अच्छे से, तब हम आपको और बताएं आगे ना। समझ गए? ये उच्चारण स्थान में क्लियर है ना आपसे? अगर पूछेगा उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों को कितने भेद हैं? 6 भेद। डायरेक्ट पेपर में आता है, डायरेक्ट देगा वहाँ 5, 4, 6, 7। 7 दिया रहेगा पहले विकल्प। विकल्प नंबर ए में क्या रहेगा? 7। गिनो 1, 2, 3, 4, 5, 6। दंत से कोई बोला जाता है, इसीलिए पहले विकल्प देगा क्या? 7। तो उच्चारण स्थान के आधार पे कितने भेद? 6। अब आपसे पूछेगा जीभ किसके? जीभ प्रयोग के आधार पे, यानी अपने जीभ के हिसाब से हम कैसे बोलेंगे स्वर वर्णों को। तो जीभ प्रयोग के आधार पर, जीभ प्रयोग के आधार पे, अपने जीभ का प्रयोग करके हम कितने स्वर को कितने वर्ण में कितने प्रकार में बांट सकते हैं। जीभ प्रयोग के आधार पर स्वर वर्णों की क्या भेद? तो अगर हम जीभ के हिसाब से देखेंगे ना, तो 3 भेद है। एक, कुछ वर्ण ऐसे होंगे जो आगे वाले जीभ से बोले जाएंगे, अग्र भाग से, अग्र। और कुछ वर्ण ऐसे होंगे जो मध्य वाले भाग से बोले जाएंगे, किससे? मध्य, जीभ के मध्य भाग में। और कुछ वर्ण ऐसे होंगे जो पश्च भाग से बोले जाएंगे, एकदम पीछे से, पश्च। आप बोलोगे खुद ही समझ में आएगा। अग्र भाग में देखो क्या क्या बोला जाएगा। ई बोलो, ई एकदम कहाँ से निकल रहा है? ई ए ऐ ना। और मध्य से केवल अ देखो, बोलोगे अ कहाँ से आ रहा है? और पश्च से जो बच गया, आ के बाद री, उ ओ औ और री, ओ और क्या? री। तो अब प्रश्न समझ गए? पश्च भाग से कितने स्वर बोले जाते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, और एक 7 और 4 ये। अग्र भाग से कितने स्वर बोले जाते हैं? 4। ज़्यादा डीप बनाना होगा तो बना सकता है, इतना डीप नहीं देगा, घबराना मत, यहीं से देगा, छोटा छोटा प्रश्न देगा कि जीभ प्रयोग के आधार पर स्वर वर्णों को कितने भेद हैं? 3। जीभ प्रयोग के आधार पर स्वर वर्ण के कितने भेद? 3 भेद। समझ गए? बस इतना ही देगा। जीभ प्रयोग के आधार पर स्वर वर्ण के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। तो जीभ प्रयोग माने जीभ, अपने जीभ के हिसाब से हम कहाँ से किसको बोलते हैं। जैसे ई बोल रहे हैं, ई देखो जीभ का अगला भाग बोल रहा है, ई उ ना, ए ई ए ऐ, देखो ई ए ऐ, आगे वाला ही भाग आ रहा है। देखो बीच वाला आ रहा है,
अब आ बोलो आ, देखो कहाँ से ऐसा लग रहा है एकदम पीछे तालु एकदम वहाँ टकरा रहा है, जहाँ पे ललरी निकली रहती है वहाँ पे वकल, हाँ आ ओ, देखो वहाँ से आ रही आवाज़ ना ओ, तो ये आ जाएगा कहाँ से, तो जीव प्रयोग के आधार पे स्वर वर्ण के कितने भेद, 3। अब आगे आ जाइए ओष्ठ प्रयोग। अब ओष्ठ को हम क्या कर सकते हैं, ओष्ठ प्रयोग, ओठ प्रयोग के आधार पे हम कितने भाग हैं, 2 वर्तुलाकार और अवर्तुलाकार, वृंतमुखी और अवृंत। वर्तुलाकार माने समझ रहे हो गोल हो जीभ, और अवर्तुलाकार माने जीभ माने ये ओठ की बात कर रहे हैं, ओठ या हो ऐसे हो जाए और एक बार ओठ गोला न हो ऐसे है जैसे रहे। तो वर्तुलाकार और अवर्तुलाकार, वर्तुलाकार 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 मतलब वृंतमुखी यानी घूम जाए जीभ, जीभ क्या हो जाए, घूम जाए। वर्तुलाकार, वर्तुलाकार का मतलब समझ रहे हो, अवर्तुलाकार, वर्तुलाकार, अवर्तुलाकार का मतलब जैसे ये देखो वृंतमुखी, इसको क्या कहेंगे, वृंतमुखी, और इसे कहेंगे अवृंतमुखी, इसे क्या कहेंगे, अवृंतमुखी, अवृंतमुखी। अवृंतमुखी मतलब जिसमें ना हम बोलें और हमारा ओठ क्या देख रहे हैं हम लोग, ओठ गोल हो जाए ना, ऊ ऊ ओ ऊ, देखो बोलो, तो यानी जिसमें गोल हो जा रहा है ओठ तो उसी को कहते हैं क्या, ओष्ठ। तो ऊ आ जाएगा इसमें, कौन, ऊ ओ औ, देखो ये ओ किसी से बना है, इसी से, ओ और क्या, औ, ओ और औ, और बाकी जो बच गया वो सब का सब किस में चला जाएगा, अवर्तुलाकार में। समझ गए। अब अ बोलो, अ बिना जीभ को घुमाया बोल सकते हो, ओठ को, आ ई, और आज के ऊ बोलो बिना ओठ को घुमाए, ऊ मत बोलो, एक बार ऊ नहीं बोल पाओगे, बिना ओठ को मोड़े आप बोल ही नहीं पाओगे। तो जिसको ओठ को मोड़ना पड़ जाए उसे कहेंगे वर्तुलाकार या वृंतमुखी, वर्तुलाकार या वृंत, और जिसे न घुमाना पड़े उसे अवर्तुलाकार या अवृंतमुखी। क्लियर। अब आपसे पूछेगा प्रश्न, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर वर्ण के कितने भेद, तो 6। कितने भेद, 6। और अगर पूछ ले कि कंठोष्ठ से कौन सा वर्ण बोला जाता है, कंठोष्ठ से ओ और औ, ओ और औ, ठीक। अगर पूछ ले जीव प्रयोग के आधार पर स्वर वर्ण के कितने भेद, 3, अग्र मध्य और पश्च। और अगर पूछ ले ओठ प्रयोग के आधार पर स्वर वर्ण के कितने भेद, 2। ठीक, क्लियर। ये था स्वर वर्ण। अभी और इतना उतार लो तब हम लोग और आगे देख लेते हैं, ये सब प्रश्न हैं अच्छे अच्छे ना। चलो देखो, अंतिम स्वर वर्ण का अंतिम भेद, मुख विवर या मुख आवृत्ति के आधार पे, किसके, मुख विवर या मुख आवृत्ति के आधार पर, मुख आवृत्ति, मुख आवृत्ति के आधार पर, स्वर वर्णों के भेद, स्वर वर्णों के भेद न। मुख विवर या मुख आवृत्ति के आधार पे स्वर वर्ण 4 प्रकार के, कितने पूछेगा प्रश्न आपसे, मुख विवर या मुख आवृत्ति के आधार पे स्वर वर्ण के कितने भेद, 4 भेद। जैसे एक रहेगा विवृत, 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 उसके बाद अर्धविवृत, अर्धविवृत, देख लो, अर्धविवृत, अर्धविवृत, और उसके बाद अर्धसवृत, अर्धसवृत और सवृत। ठीक, एक चीज याद रखना भैया कि इसमें से ना यही पूछेगा, बस इतना ही पूछेगा कि मुख आवृत्ति के आधार पे स्वर वर्णों को कितने भेद हैं। इससे डीप अंदर पूछना रहेगा ना, बड़ी परीक्षा में पूछेगा कितने भेद, 4। मुख विवर, हाँ, तो ये 4 भेद, कितने भेद,
4। मुख विवर या मुख आवृत्ति के आधार पर स्वर वर्णों के कितने भेद? 4। अब ऐसे जैसे इसमें इसको कहा जाता है आधा खुला ना, ये खुला हुआ, इसका मतलब खुला हुआ, ये खुला हुआ, और इसका मतलब आधा खुला, आधा खुला, आधा खुला। इसमें आ जाएगा आधा बंद, आधा बंद, और इसमें आएगा कितना? आधा, हाँ लगभग बंद, लगभग बंद या पूरा बंद, लगभग बंद रहेगा। ठीक, लगभग बंद वाले में जैसे देखो ई ई उ ऊ, ई उ ऊ, आप बोलो देखो ई उ ऊ, ज़्यादा मुंह नहीं खोलोगे तब भी ई उ ऊ, देखो लगभग बंद ही है ना। ई उ ऊ, ई उ ऊ, यानी इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ये खुला हुआ वाला पूछा है एक बार, आ को बिना मुंह खोले बोलो जरा, हाँ पूरा खुलेगा ही, आ न, वैसे नहीं खुल पाएगा, समझ गए। आ, ए और औ आ जाएगा आधे खुले में, ए और औ, ए और औ, ए और औ, और बाकी जो बचेगा वो सब जाएगा किस में? जैसे ए बच गया है, औ बच गया है, अ बच गया है ना, देख लेना जो भी छूट गया होगा, सही है, कोई दिक्कत नहीं। आप बोल के देखोगे तब समझ में आएगा। आ, बिना मुँह बाए बोलो आ, नहीं ना, खोलना ही पड़ेगा। ठीक, तो आपसे अब देखो हम पूरा प्रश्न एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर वर्णों के कितने भेद? 6। जीभ के आधार पर 3, ओठ के आधार पे, मुख के आधार पे 4, मुख के आधार पे 4। क्लियर? यानी ये था स्वर वर्ण और स्वर वर्णों का कहाँ से उच्चारण स्थान है। अगर पूछ ले कि स्वर वर्णों में ऐसे कितने स्वर हैं जो स्त्रीलिंग हैं? 3, ई और री, ई और री, ये पूछेगा प्रश्न तो बता लोगे। ठीक, स्त्रीलिंग स्वर वर्ण कितने हैं? 3, स्त्रीलिंग स्वर वर्ण 3। कंठ से बोले जाने वाले स्वरों की संख्या 2, तालु से 2, मूर्धा से 1, दंत से, ओष्ठ से 2, ओष्ठ से, कंठोष्ठ से, और कंठ और तालु से 2। क्लियर? कहीं दिक्कत नहीं, खूब अच्छे से बता लोगे ना। अब हेडिंग डालिए व्यंजन, इतना उतार के व्यंजन। चलो लिखो, अब हम लोगों को पढ़ना है क्या? व्यंजन। देखो व्यंजन, स्वर का पूरा काम खत्म, हम लोगों को बढ़ना है व्यंजन ना। इसे व्यंजन को संस्कृत में हल कहा जाता है और स्वर को अच कहा जाता है। क्या? अच। और अंग्रेजी में इसे कॉन्सोनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट ना, और उसको वॉवेल कहते हैं। संस्कृत में अच, स्वर को अच और व्यंजन को हल, व्यंजन को हल। ठीक, अब देखो व्यंजन में 4 चीज़ें बना लो। व्यंजन की परिभाषा क्या होगी? व्यंजन के भेद कितने होंगे? परिभाषा इसकी क्या होगी? व्यंजन के भेद कितने होंगे ना। व्यंजन की संख्या कितनी होगी? संख्या। और व्यंजन की लिंग क्या होगा? लिंग, लिंग। ठीक, प्रश्न पहले ही आएगा, यहाँ से समझ लो ना। प्रश्न परिभाषा, जिसे बोलने के लिए जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वर वर्णों की आवश्यकता पड़ती है, उन वर्णों को हम क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो परिभाषा में क्या लिखेंगे? जिन वर्णों के उच्चारण के लिए, जिन वर्णों के उच्चारण के लिए किसकी सहायता लेनी पड़े? स्वर की सहायता लेनी पड़े, स्वर की सहायता लेनी पड़े, उसे क्या कहते हैं? हाँ, उसे व्यंजन कहते हैं। इसके भेद कितने हैं? तो 3 भेद हैं। भेद पूछता है
कि व्यंजन वर्णों के कितने भेद? 3। एक को स्पर्श कहेंगे, स्पर्श व्यंजन। कौन सा व्यंजन? स्पर्श। अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। कौन सा? ऊष्म। अब ध्यान से समझना, स्पर्श व्यंजन किसे कहेंगे? जो किसी न किसी मुख के किसी न किसी भाग से स्पर्श होकर निकले उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये कचट तप है, कचट तप। कचट तप माने केटीएम 2, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ। ऐसे याद करेंगे, कचट तप। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। और याद करने का तरीका भी आसान है। देखो ये 5, 5 10, 5 15, 5 20, 5, ये कितने हो जाएंगे? 25। क्लियर? अब इनमें से ऐसे याद करना, के, टी, एम, डी, ओ। एक प्रश्न हाई स्कूल में यहाँ से बनता है और आपके यहाँ भी एक बनता है। पूछेगा प्रश्न आता है कि ये च का उच्चारण स्थान क्या है? संस्कृत में पूछता है क्या शायद? च का उच्चारण स्थान क्या है? तो क्या बताओगे? तालु। के का मतलब कंठ, टी का मतलब, यम का मतलब, डी का मतलब, ओ का ओष्ठ। अगर हम कहें फ का उच्चारण स्थान बताओ, म का उच्चारण स्थान ओष्ठ, छ का छ, हाँ छ छाता वाला छ, तालु। बता लोगे एकदम साफ? क्लियर? तो ये 25 हो गए। अब अंतस्थ व्यंजन जो अंदर से, जैसे य र लव, य र लव, इन्हें कहा जाता है अंतस्थ व्यंजन। इन्हें क्या कहा जाता है? अंतस्थ। जोड़ो कितने हो गए? 4। और इधर ऊष्म में, हाँ, स ह, स ख, स ह स ख, ये स ह स ख। देख लेना, उल्टा सीधा लिखे होंगे तो कोई मतलब नहीं। अभी हमको स ख स ह, ठीक, स ख स ह, ये हो सकता है। गिनो, ये 4 और ये 25, 25 4 कितना? अब गिनो, अब वहाँ लिखे हैं तो स्वर वर्णों की संख्या में 2 आता है। एक को कहा जाता है मूल संख्या और एक कुल। अगर मूल संख्या कहे 33 और कुल कहे तो 39, कुल कहे तो 39। तो स्वर वर्णों की मूल संख्या, व्यंजन वर्णों की मूल संख्या 33 आपको दिखा दिए। और कुल संख्या, कुल कितनी? 39 ना। इसको 39 को भी हम दिखा दे रहे हैं। अभी बच गया है संयुक्त व्यंजन। ये 39 में देखो क्या क्या आएगा। जैसे ये 33 हो गया, 33 तो आप देख लिए। अब देखो ये नहीं लिखे हो कहीं, छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये 4। अब देखो ये 33 और 4, 33 4, 33 प्लस 4 कितना? और ये हो गया, इसे कहते हैं, ये देखो अभी 2 आ जाएगा, ड और ढ, ड और, इन्हें द्विगुण व्यंजन कहते हैं। द्विगुण व्यंजन। तो अब बताओ इसमें द्विगुण को और जोड़ दो, प्लस द्विगुण कितने? तो 39 कहाँ से हुआ? क्लियर हुआ? तो ये 39 वर्ण है। द्विगुण मतलब जिसके अंदर 2 गुण हो। जो ड और ढ है तो देखो बिंदी लगाने पे अंगा हो जाता है। ड डमरू वाला देखो, केवल बिंदी का फर्क है, बिंदी लगाने पे अंगा हो जाता है ना। हाँ, और ढ 2 ढ देखा होगा आपने, एक ढ ऐसे देखा होगा और एक ढ के नीचे बिंदी लगा रहता है ना, देखा होगा। ये नुक्ते का प्रयोग है। किसका? नुक्ता ना। तो अभी आप बताओ मूल संख्या कितना है व्यंजन का और कुल संख्या 39, कुल संख्या 39। तो अब हम लोगों को देखना है पहले कौन सा? स्पर्श व्यंजन, फिर हम लोग देखेंगे अंतस्थ। अंतस्थ में भी समझना है, य और व, य र ल व, य और व को कहा जाता है अर्ध स्वर। कई बार पेपर में पूछा गया प्रश्न है कि अर्ध स्वर के नाम से किसे जाना जाता है? य और व, य और व अर्ध स्वर हैं। ल को कहा जाता है पार्श्विक और र को कहा जाता है लुंठित। प्रश्न पूछेगा इनमें से कौन सा व्यंजन वर्ण लुंठित है? र है लुंठित। और लुंठित माने र कहोगे ना
र पूरा ऐसे घूम घाम के पूरा जीभ मुड़ मर जाएगा ना, लुंठित है। और पार्श्विक मतलब होता है पार्श्व गायिका, आपने सुना होगा, कोई मुंह डुलाए और पीछे से कोई गाए, उसी को कहा जाता है पार्श्विक। जैसे ल, देखो पीछे से आवाज आएगी ना, ल क्या है पार्श्विक। तो इसमें अंतस्थ में पूछेगा, अंतस्थ में अर्ध स्वर वर्ण किसे कहा जाता है, य और व को। य और व को क्या कहते हो, अर्ध स्वर। य व क्या है, अर्ध स्वर। अगर आपसे पूछ ले कि लुंठित किसे कहते हैं, लुंठित वर्ण ल है, ल क्या है, ल पार्श्विक है, और र ध्यान से लिख लेना, ल पार्श्विक है, ल क्या है, पार्श्विक है, पार्श्विक, और ल र लुंठित है, लुंठित। अब देखो याद भी करने का कोई दिक्कत नहीं, लुंठित हम याद करा दे रहे हैं, जहां ल रहेगा वहां ल नहीं रहेगा। देखो ल से लुंठित नहीं, ल से चालू है तो ल वाला नहीं रहेगा। क्लियर, याद हो जाएगा। दो चीजें है, या तो लुंठित या तो पार्श्विक। तो यहाँ लुंठित की शुरुआत, ल की शुरुआत किससे हो रही है, ल से, और लुंठित की शुरुआत ल से, तो ल वाला ल वाले के साथ तो बच गया, जो वही हो जाएगा। तो ल अर्ध स्वर कौन कौन हो जाएगा, और उस व्यंजन किसे कहते हैं, स ख स ह, स ख स, जिसे बोलने पे आपके हवा अगर यहाँ रखोगे ना, अगर ठंडी का मौसम होता अभी तो आप बोलते ना स ख स ह, तो यहाँ देखो हवा निकलती उष्मा के साथ बाहर। अभी बोलो तब देखो हाथ लगाओ, स ख स ह, देखो उष्मा जाके आपके हाथों पे टकरा रहा होगा। इसी को कहते हैं कौन सा व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। तो अब बताओ आप, व्यंजन वर्णों की कुल संख्या कितनी है, 39, और मुख्य संख्या मूल संख्या 33, मूल संख्या 33। अब 33 और 39 कहाँ से है समझ गए, 33 कैसे आपने देखा गिना, 39 कैसे गिना ये। अब बताओ अगर हम कहें कि अंतस्थ व्यंजन या स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या 25, स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या 25, अंतस्थ व्यंजन की कुल संख्या, ऊष्म व्यंजन की कुल संख्या 4, ऊष्म व्यंजन की कुल संख्या 4। क्लियर, कोई दिक्कत हो तो तुरंत बताना। संयुक्त व्यंजन की कुल संख्या 4, इसे कहा जाता है संयुक्त। कौन सा, संयुक्त व्यंजन। कौन सा व्यंजन भैया, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं, अभी इसको भी समझ लो। संयुक्त, हाँ, ये किसी न किसी से मिलके बनेगा। जैसे छ है, छ, देखो छ, इसका मीनिंग बताओ तो, के एस एच, तो छ जो है ना क और स से मिलके बनता है, क और स, छ, समझ गए। इसीलिए देखो याद करने का तरीका, के एस एच स, छ हो गया। त्र, त्र टी और आर, तो त और आधा त्र बन गया। ज्ञा, जी वाई, ज्ञा, इसे ज्ञा नहीं कहते, ज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, ज्ञा। ठीक, इसको लिख लो, ज्ञा को लिखो, ज्ञा को लिखो, टी आर लिख लिए, क स लिख लिए, ज और लिखो इया, ज्ञा, ज्ञा ना, स्र, और लिखो एक स्र है, ज्ञा और इया, ज्ञा, ज्ञा ना, ज्ञा। देखो एक बार, देखो उसमें मिला लो एक बार। ठीक, ये क्लियर हुआ। अब हम देखो इसको और एक बार और अच्छे से पढ़ ले रहे हैं, जैसे एकदम क्लियर हो जाए आपके दिमाग में। सामान्य आधार पर व्यंजन के भेद, जो अब लिखने जा रहे हैं ना, यहाँ से भी प्रश्न पूछता है। तो व्यंजन कितने प्रकार के हो गए, क्या हो गए, समझ गए। अब लिखो सामान्य आधार पर व्यंजन के क्या भेद। अब सामान्य आधार पर हम व्यंजन के भेद कर रहे हैं। देखो हेडिंग डालो, सामान्य आधार पर। सामान्य आधार पर व्यंजन के भेद, व्यंजन के भेद। लड़के बात मत करो यार। सामान्य आधार पर व्यंजन के कितने भेद, ठीक, सामान्य आधार पर व्यंजन के भेद 4। कितने भेद, 4। ये चारों का भेद लिख लो। एक को आपने देखा स्पर्श, कौन सा व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन इसको क्यों कहते हैं, ऐसा व्यंजन जो किसी न किसी
स्थान से इस बिना स्पर्श हुए न बोला जा सके, ऐसे व्यंजन को हम स्पर्श, मुख के किसी न किसी स्थान से स्पर्श होके बोला जाएगा। इस गले से लेके मुख तक में किसी न किसी स्थान से ये स्पर्श होकर के बोला जाता है, इसीलिए इन वर्णों को क्या कहा जाता है? स्पर्श व्यंजन। अब आपको स्पर्श व्यंजन में क, ख, क से लेके कहाँ तक? अंग, और च से लेके च छ ज झ ञ, और ट ठ ड ढ अड़, त थ द ध न, और प फ ब भ म। तो कचट तप, ये कचट तप हो जाएगा। इसका के लिखना, के टी एम डी और ओ। अब आप बना लोगे केटीएम दो, केटीएम दो। क्या है ट्रिक? केटीएम दो, कंठ, तालु, दंत, मूर्धा और ओष्ठ। तो इसमें से कौन सा किसका उच्चारण स्थान है बता लोगे? दूसरा आ जाएगा। दूसरा भेद इसका स्पर्श हो गया। अब ऊष्म या अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4, अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4। इसके बाद यहाँ लिख लो ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन की संख्या 4, ऊष्म व्यंजन की संख्या 4। अब देखो यहाँ से जो लिख रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, खूब पूछता प्रश्न है ना, याद करके रखना। ये उच्चारण स्थान ही पूछेगा, प्रश्न जब पूछेगा तो उच्चारण स्थान से ही पूछेगा। अंतस्थ में कौन आता है? य, र, ल, व, य, र, ल, व। और ऊष्म व्यंजन में स, ख, स, ह, स, ख, स, ह। ध्यान से रखना है, स, ख, स, ह। ऊष्म व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन अंदर से बाहर आएगा और ऊष्म जो ऊष्मा के साथ बाहर निकलेगा। यहाँ प्रश्न क्या पूछेगा? ये पूछेगा य का उच्चारण स्थान क्या है और स का उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य। हाँ, तालव्य पूछेगा। य का उच्चारण स्थान कहाँ से? तालु से, तालव्य से। और य का उच्चारण स्थान तालव्य, और स का उच्चारण स्थान, स का भी तालव्य। इसीलिए बीच में स्पेस छोड़े हैं। र का उच्चारण स्थान और पेट फरुआ वाला स का मूर्धा, कहाँ से? मूर्धा से। पूछेगा प्रश्न, खटकोरवा वाले स का उच्चारण स्थान कहाँ है? मूर्धा। प्रश्न पूछेगा तो बता देना मूर्धा। ल का उच्चारण स्थान और स का उच्चारण स्थान दंत, क्या है? दंत। और ह का उच्चारण स्थान कंठ है, क्या है? कंठ। बोल के देखो, ह कंठ से आएगा, कंठ। और वह जो है 2 जगह से बोला जाएगा, और यही प्रश्न पे लगाओ स्टार, वह पे। कंठ प्लस ओष्ठ, कंठ प्लस ओष्ठ दोनों को मिला करके कंठोष्ठ क्या बन जाएगा? कंठोष्ठ, कंठोष्ठ, कंठोष्ठ ना, सही लिखे हैं, कंठोष्ठ। ठीक, तो कंठ प्लस ओष्ठ से मिलके बनेगा कंठोष्ठ। प्रश्न पूछा था व का उच्चारण स्थान क्या है? कंठोष्ठ। व का उच्चारण स्थान, र का उच्चारण एक याद कर ले। अगर जो आप लोग बहुत दिन से पढ़ते आए होंगे स, ख, स, ह, और इसको य, र, ल, व, तो इस अगर ये वाला जिसको याद है वो अपने आप याद है। कैसे? इसी का मैप उसमें है ना। ये सलजम वाला स है, तो सलजम वाले स का उच्चारण स्थान तालव्य है, तो जस्ट उसके उस तरफ देख लो, य, र, ल, व, स, ख, स मिला दो, ये तालव्य तो ये तालव्य। र मूर्धा, क्योंकि स पेट फरुआ वाला मुर्दा है, तो रटने की जरूरत भी नहीं। अगर इस तरफ का आपको याद है, शुरुआत से आप करते आए हो, तो उस तरफ वाला बिल्कुल मिला दो, बिल्कुल सेम। ठीक, लेकिन ये याद करके रखना व को और स को, इन दोनों का उच्चारण स्थान कई बार पेपर में पूछा है। बता लोगे बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाएगा ऊष्म, पता चल गया ऊष्म वर्णों की संख्या, अंतस्थ की संख्या। अब यहाँ से भी प्रश्न आता है संयुक्त वर्ण से। किससे? संयुक्त वर्णों की संख्या 4। संयुक्त वर्णों की संख्या कितनी है? 4 है। ठीक, ये संयुक्त वर्ण 4 हैं। 4 में क्या क्या आ जाएगा? एक छ आएगा, एक त्र आएगा, और एक ज्ञ आएगा, और एक स्र आएगा। क्या? स्र। ये संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। और इनको याद करने का ट्रिक बहुत आसान है।
इसका अंग्रेजी में लिख दो KSH। तो यानी ये बना किससे है जानते हो? क और हाँ स। किस स से? मूर्धा, मूर्धन्य स। इसको क्या कहते हैं? मूर्धन्य स। और इसको तालव्य स। मूर्धन्य स और तालव्य। और देखो त्र कैसे लिखोगे अंग्रेजी में? T और R, T और R। तो पहले वाला तो आधा त आएगा और बाद वाला कंप्लीट रहता है, तो त्र हो जाएगा। इसीलिए इसको कहते हैं संयुक्त, क्योंकि कितने लोगों से मिलकर बन रहा है? 2। जैसे ज्ञ है, G और Y, G Y, तो ज्ञ और ञ, ज्ञ। ये सही इसका उच्चारण ज्ञ है, लेकिन हम लोग कहते हैं ज्ञ। सही है। स्र का SHR, स्र। तो बताओ क्या लिखोगे? स और कौन सा स? ये तालव्य स प्लस र, तालव्य स प्लस र। ये जरूर याद कर लेना, चारों के चारों। ये चारों पे हम स्टार लगा दे रहे हैं। ये चारों प्रश्न पूछता खूब है और कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए हमने इसको ट्रांसफ़र कर दिया अंग्रेजी में। अगर अंग्रेजी आपको आता है तो इसको कोई दिक्कत नहीं बनाने में। अभी तक आप भले से कंफ्यूज थे, अब कभी नहीं कंफ्यूज रहेंगे। अंग्रेजी बनाओ, उत्तर पा जाओ तुरंत। अंग्रेजी KSH, के का मतलब क और SH का मतलब हाँ। ये कौन सा स तो यह इस वाले स का तो केवल यस होता है, इसी में कन्फ्यूजन होगा। तो ये वाला स कौन सा होगा? मूर्धन्य। इतना याद कर लेना ना। जैसे अंग्रेजी में इस वाले स का क्या होता है? एस। इसका तो दोनों में कन्फ्यूजन हो सकता है। तो ये याद करके रखना कि ये तालव्य स नहीं है। कौन सा स? मूर्धन्य स। और इसमें त्र तो सीधे पता चल रहा है, त और र। त का टी का मतलब त और र का मतलब आर, तो त और र सीधा बन गया। ज्ञ का ज और वाई का इ, ज्ञ। और स्र का यस, स। देखो स, अब स फिर SH आया। अब SH का मतलब या तो ये या तो ये। अब ये वाला तो बनेगा नहीं, तो ये। तो यहाँ स और र का मतलब र बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अब व्यंजन के मूल जो भेद थे 33, वो हम 33 को देख लिए। गिन लो। 25, 4, 29, 4, 33 और 33 4 ये 37, 33 4। अभी 2 बच गया। और ड और ढ के विषय में हमको ढेर सारा चीज पढ़ना है। ड और ढ को द्विगुण व्यंजन जिसको कहते हो, ड और ढ उतार लो। ठीक। एक चीज गलत हो गया है, ये क्या कर दोगे आप? बोलता है दंतोष्ठ, गलती हुआ है। दंत प्लस ओष्ठ बराबर क्या? दंतोष्ठ। दंतोष्ठ ना, दंतोष्ठ गलत हो गया भैया, बना दिए। यही पता चल गया, नहीं तो फिर गलती होता तो वीडियो में गलत रहता हमेशा। अब यही पता चल गया तो बना दिए, कोई दिक्कत नहीं। दंत प्लस ओष्ठ दंतोष्ठ, दंत प्लस ओष्ठ दंतोष्ठ। ठीक। तो व का उच्चारण स्थान क्या है? दंतोष्ठ। अब बताओ एक चीज, य को क्या कहते हो? और य और व को अर्धस्वर। य और व को लिख लेना, य और व अर्धस्वर। य और व क्या कहलाते हैं? अर्धस्वर। तो पूछेगा प्रश्न, इनमें से अर्धस्वर कौन है? य व। य का उच्चारण स्थान तालव्य, र का उच्चारण स्थान मूर्धा, र का उच्चारण स्थान मूर्धा। ठीक। र का मूर्धा। आप पूछेगा प्रश्न आपसे अगला, लुंठित किसे कहते हैं? लुंठित वर्ण। हाँ, लुंठित वर्ण है ल, र। लुंठित, लुंठित। ठीक। लुंठित वर्ण कौन है? और अगर पार्श्विक कह दे, ल कैसा है? पार्श्विक। ठीक। पार्श्विक। अब हमको और चीजें देखना है, कल आगे हम लोग अभी पढ़ेंगे व्यंजन के विषय में, अभी और पढ़ना है। सघोष क्या है, अघोष क्या है, अल्प प्राण क्या है, महाप्राण क्या है, कल इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। आपका व्यंजन हो जाएगा कंप्लीट। पंचमाक्षर क्या है, इसके बाद और इ और अंगों को छोड़ दिए हैं, अनुस्वार और विसर्ग को, अनुस्वार और विसर्ग को छोड़ इसको। और एक चीज और हम लोग सीख लेंगे कि अक्षर और वर्ण में क्या अंतर है। इतना कर लेंगे, कल शायद आप लोगों का ये वर्णमाला कंप्लीट। परसों से हम लोग चालू कर देंगे हिंदी संधि। क्या? संधि। ठीक। संधि। उसके बाद संधि के बाद हम लोग पढ़ लेंगे समास, और समास के बाद पढ़ लेंगे रस, फिर छंद, फिर अलंकार। क्लियर। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगला टॉपिक।